हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हड़प्पा सभ्यता का विस्तार डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानते हैं इसका विस्तार। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में सबसे ज्यादा विकसित व विस्तृत सभ्यता यानी जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है स्टूडेंट्स, वो अपनी समकालीन सभ्यताओं जो कि मिस्र की सभ्यता थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, इन दोनों को यदि जोड़ लिया जाए और इन जो दोनों का यदि टोटल आए तो उसको यदि 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारी हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल आता है। तो स्टूडेंट्स, आप इसके विस्तार को एक बार इस मैप के माध्यम से जानेंगे। जिसके मेन साइट्स हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले खोजा गया हमारी सभ्यता का स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, वो है हड़प्पा, जो कि अब पाकिस्तान में चला गया है। स्टूडेंट, ये सबसे पहले खोजा गया स्थल है। 1921 ईस्वी में इसको दयाराम साहनी ने खोजा था। दूसरा है मोहनजोदाड़ो, जो कि 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी ने खोजा था। ऐसे ही और भी मेन साइट्स हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि सूत कागेन डोर, धोलावीरा, चन्हूदडो और स्टूडेंट्स नागेश्वर, बालाकोट, लोथल और इसी तरह राजस्थान में है कालीबंगन, हरियाणा में है राखीगढ़ी, भगवानपुर, सीसवाल और स्टूडेंट्स बनावली। इधर यूपी में है स्टूडेंट्स आलमगीरपुर और जम्मू कश्मीर में है मांडा, पंजाब में है रोपड़, संगोल, इसे कोटला निहंग खां भी इसके पास ही है। तो स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे साइट्स आसपास ही हैं। आप देख रहे हैं कि ये इतने सारे एरिया में फैली हुई थी। तो स्टूडेंट्स, ये मेन साइट्स हैं। इसके अलावा इसकी और भी बहुत सारी साइट्स हमें मिली हैं, लेकिन वो छोटी हैं और वहाँ से कोई अलग चीज़ें नहीं मिली हैं। जैसे ये जो है हिमाचल से पहले जो सरस्वती नदी निकलती थी, इसके आसपास बहुत सारे स्थल मिले हैं। और यहाँ पे भी बहुत सारे गवेरीवाला के पास जो इसका सबसे पहले के जो पुराने स्थल हैं वो हैं, इसके पास भी बहुत सारे स्थल मिले हैं। लेकिन हम स्टूडेंट्स इतने सारे स्थलों को ना तो पढ़ सकते हैं, ना ही उनके बारे में डिटेल से बता सकते हैं। तो इसलिए हम कुछ मेन साइट्स जहाँ से अलग चीज़ें हमें मिली हैं उनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसके पश्चिमी छोर को, जो कि सूत कागेन डोर माना गया है, इसको अगर इसके उत्तरी छोर मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है, उससे ऐसे मिला दिया जाए, और जो हम इसका सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, इसके साथ इसको यहाँ से मिला दिया जाए ऐसे। और उसके बाद इसका सबसे दक्षिणी छोर दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है गोदावरी नदी के किनारे, इसके साथ इसको ऐसे मिला दिया जाए और यहाँ से सूत कागेन डोर को दैमाबाद से मिला दिया जाए, तो ये सारा इसका क्षेत्रफल बनता है और ये एक त्रिभुज आकार धारण कर लेती है। तो स्टूडेंट्स, हड़प्पा सभ्यता की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है और जो इसकी पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है स्टूडेंट्स वो लगभग 1600 किलोमीटर है स्टूडेंट्स। और जो इसका सारा क्षेत्रफल है ये स्टूडेंट्स लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर के अराउंड बनता है। स्टूडेंट्स, अब हम इसके टोटल एरिया और इसकी लंबाई को, चौड़ाई को अलग से लिख सकते हैं। जैसे टोटल एरिया लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर के अराउंड। स्टूडेंट्स, की लंबाई है पूर्व से पश्चिम, यानी पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। और इसका जो सबसे पश्चिमी जो छोर है बलूचिस्तान में है, जो पाकिस्तान का ही हिस्सा है, ये है सूत कागेन डोर। और बच्चों, इसका पूर्वी जो छोर है वो है आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अब इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई है स्टूडेंट्स 1400 किलोमीटर, जो कि उत्तरी इसका छोर है मांडा जम्मू कश्मीर में और दक्षिणी छोर है दैमाबाद महाराष्ट्र में। तो ये इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। स्टूडेंट्स, 1947 ईस्वी तक इसके कुल स्थल 40 स्थल हमें मिले थे, लेकिन पार्टीशन के बाद जब इसके शुरुआती स्थल जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चन्हूदड़ो, कोट दीजी, ये सारे के सारे पाकिस्तान में चले गए, तो जो हमारे पुरातत्वविद हैं उन्होंने भारत में ही खुदाई का काम शुरू कर दिया। और गुजरात से हमें लगभग 80% स्थल मिले हैं और बाकी 20% जो और स्थल हैं वो हमारे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश से मिले हैं। तो अब तक के लगभग जो हमारे पुरातत्वविद बताते हैं, हमारे जो हड़प्पा सभ्यता के साइट्स हैं वो 1500 के करीब मिल चुके हैं, जिनमें
दो स्थल हैं अफगानिस्तान में, एक है मुंडीकाक और दूसरा है सोर्तघई, और लगभग 400-500 स्थल पाकिस्तान में हैं। भारत में 900 से लेकर 1000 तक इसके स्थल पाए गए हैं। तो स्टूडेंट्स अभी भी खोज जारी है, इसलिए नए नए स्थल हमें मिल रहे हैं, लेकिन इतने सारे स्थल हम पढ़ नहीं सकते, इतने सारे स्थल हम जो है इसमें बता नहीं सकते, इसलिए हम कुछ मेन स्थल है जहाँ से हमें अलग अलग चीज़ें मिली हैं उनके बारे में ही पढ़ेंगे। इसके प्रमुख जो स्थल हैं, मेन साइट्स हैं, एक है मोहनजोदाड़ो सबसे पहले, दूसरा है स्टूडेंट्स हड़प्पा जो सबसे पहले मिला था हमें, ठीक है, तीसरा है चनहुदड़ो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, राखीगढ़ी, बनावली, रोपड़, रंगपुर, बालाकोट और नागेश्वर। स्टूडेंट्स ये जो स्थल हैं इनसे कुछ अलग चीज़ें मिली हैं, तो इन्हीं के बारे में हम अलग से जो है डिटेल में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स इसके बाद में इसके कुछ ऐसे स्थल जो अलग अलग स्टेट्स में पाए जाते हैं वो एक बार बता देती हूँ। जम्मू कश्मीर से हमें मांडा मिला है, पंजाब से रोपड़, बाड़ा, संघोल मिला है। स्टूडेंट्स जो मेन साइट्स हैं उनके नीचे मैंने पिंक पेन से अंडरलाइन किया हुआ है। हरियाणा से राखीगढ़ी, नावली, मिठाथल, भगवानपुरा, कुणाल, बिरधाना। राजस्थान से कालीबंगा, रंग महल 2 मिले हैं जो कि हनुमानगढ़ जिले में हैं। गुजरात से स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं बहुत सारे स्थल हैं, लोथल, सुरकोटदा, रंगपुर, धोलावीरा, भगत राव, प्रभास पाटन, कुंतासी, नागेश्वर, रोजदी, सोमनाथ। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं उत्तर प्रदेश से आलमगीरपुर, बड़ा गांव, अंबरखेड़ी, महाराष्ट्र से दैमाबाद। तो ये हैं भारत में जो हमें साइट्स मिली हैं। पाकिस्तान में कौन कौन सी साइट्स मिली हैं? हड़प्पा जो कि सबसे पहले मिला था, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, मेहरगढ़, गंवेरीवाला, गुमला, जुकर, अमरी, अल्लाहदीनो, सूद कागेंडोर। स्टूडेंट्स और हैं इसके सोद काकोट, बालाकोट, रहमान खेड़ा, अली मुराद, डाबरकोट, शाहीटम इत्यादि, यानी इसके और भी छोटे छोटे साइट्स हैं। अफगानिस्तान से केवल 2 ही स्थल मिले हैं, मुंडीकाक और सोर्तघई। तो ये इसके कुछ जो है स्थल हैं जो मैंने आपको बताए हैं, आप इनको लिख सकते हो और याद कर सकते हो, लेकिन जो मेन साइट्स हैं वो ये जो है पिंक पेन से अंडरलाइन किए हुए हैं, इन्हीं के बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। तो अब स्टूडेंट्स आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के मुख्य स्थल जो हैं वो कौन से हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम हड़प्पा के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स हड़प्पा जो है सबसे पहले रावी नदी के किनारे मिलने वाला पहला स्थल है, प्रथम नगर है जिसके नाम पर इस सभ्यता का नाम रखा गया है। इसकी सबसे पहले हम स्थिति व खोजकर्ता के बारे में जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में, स्थिति कहाँ है यानी कहाँ स्थित है, इसके खोजकर्ता कौन थे। हड़प्पा सभ्यता का पहला नगर है ये हड़प्पा। दूसरी जो है इसकी जो स्थिति कहाँ पे है, पश्चिमी पंजाब जो कि पाकिस्तान में है, मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। तीसरा स्टूडेंट्स इसकी जो स्थिति व खोजकर्ता की विशेषताएं हैं, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा इसको खोजा गया था। फोर्थ इसकी विशेषता बनती है सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई करवाई थी, और उसके बाद सर मॉर्टिमर व्हीलर, MS वत्स का योगदान इसमें इसकी खुदाई में रहा है। फिर स्टूडेंट्स ये नगर जो है 2 भागों में वर्गीकृत है और इसका दुर्गीकरण किया गया है, यानी एक भाग इसका जो है ऊंचे टीले पर बना हुआ है। दुर्गीकरण यानी इसकी चारों ओर से दीवार बनाई गई थी। इसको दुर्ग की तरह जो है इसकी जैसे दुर्ग होता है उसको सुरक्षा के लिए जो किला होता है उसकी दीवार बनाई जाती है जिसे परकोटा कहा जाता है। और ये जो स्थल है ये ऊंचाई पर स्थित है। शहर का ये जो भाग है ऊंचाई पर स्थित है, इसको पश्चिमी टीला बोला जाता है। दूसरा शहर का जो दूसरा भाग है वो उसे पूर्वी टीला बोला जाता है, इसको निचला शहर भी बोला जाता है, और इस जो है टीले को ऊंचा शहर भी बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स ये थी इसकी स्थिति और खोजकर्ता। अब इसकी कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं जो चीज़ें वहाँ से मिली हैं वो क्या हैं। प्राप्त वस्तुएं, वहाँ से एक बड़ा विशाल अन्नागार मिला है जिसका क्षेत्रफल है लगभग 169 फीट और इसकी लंबाई है और 135 फीट इसकी चौड़ाई है। यहाँ से एक श्रृंगी यानी एक सींग वाले पशु मिल के जो अवशेष पाए गए हैं। एक आईना मिला है, शीशा मिला है कांसे का, मोहरें मिली हैं, यहाँ से कब्रिस्तान मिला है। लाल पत्थर से बनी हुई एक आदमी की धड़ यानी जो ऊपरी हिस्सा है वो उसकी मूर्ति मिली है। कारीगरों के कार्यस्थल जहाँ पे कारीगर
तो स्टूडेंट्स, हड़प्पा सभ्यता की अन्य विशेषताएं जैसे विशाल अन्नागार यहाँ से मिला है, जिसका क्षेत्रफल है 169 फीट इसकी लंबाई है और 135 फीट चौड़ाई है। स्टूडेंट्स, यहाँ से एक श्रृंगी पशु यानी एक सींग वाला पशु मिला है। आईना यानी शीशा कांसे का मिला है। मोहरे, कब्रिस्तान, लाल पत्थर की बनी आदमी की धड़ की मूर्ति मिली है। कारीगरों के कार्यस्थल 16 भट्टियां जहाँ पर कारीगर काम करते थे, तांबे की जो धातु थी उसको गलाते होंगे। बाट मिले हैं, बर्तन और आभूषण, यानी इतनी सारी चीजें हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। अब है स्टूडेंट्स मोहनजोदड़ो, जो कि हड़प्पा सभ्यता का बहुत ही महत्वपूर्ण और विशाल नगर था और हड़प्पा के बाद दूसरा ही नगर था ये जो मिला था। इसकी स्थिति और खोजकर्ता के बारे में जानेंगे। पहले हड़प्पा सभ्यता का दूसरा विशाल एवं महत्वपूर्ण नगर मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल 125 हेक्टेयर है। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, यानी जो मोहनजोदड़ो है इस शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला, क्योंकि ये जो शहर है 7 बार बसा और 7 बार उजड़ा होगा, इसलिए इसकी 7 सतह मिली हैं। इसीलिए पुरातत्वविदों ने इसे मृतकों का टीला बोला है। सिंधु घाटी के जो सिंधु नदी है सिंधु घाटी में, उसके दाहिने तट पर यह मिला है। सिंध के लरकाना जिले में पाकिस्तान में स्थित है और इसकी खुदाई राखल दास बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में की गई थी। हड़प्पा से 483 किलोमीटर दूर है। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राखल दास बनर्जी ने इसकी खुदाई की थी और बाद में अर्नेस्ट मैके, एच हारग्रीव्स, F.G. डेल्स ने इसमें योगदान दिया था। इस नगर की जो भी अलग विशेषताएं हैं वो है नगर की रचना हड़प्पा जैसी ही है, यानी जैसे हड़प्पा 2 भागों में विभाजित है, ये नगर भी 2 भागों में विभाजित है। एक है इसका पश्चिमी टीला जो कि ऊंचा है और दूसरा है पूर्वी टीला जिसे निचला शहर भी कहा जाता है, जहाँ पे शायद आम जनता रहती होगी। पश्चिमी टीला जो है ऊंचा शहर है जहाँ पर शासक वर्ग रहता होगा, जो चारों ओर से एक सुरक्षित दीवार से घिरा हुआ है जिसे परकोटा बोला जाता था और इसे छोटा शहर भी बोला जाता था। अब है इसके मकानों की जो विशेषताएं हैं वो क्या थी। मकान योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए थे। नालियाँ थी और नालियाँ जो थी मकानों की या सड़कों की, वो जो है नालियाँ जो गली से निकलकर जो सड़क आती थी उसमें गिरती थी, फिर उसके बाद जो चौड़ी सड़क होती थी जिसे राजपथ भी बोला जाता था उसमें आकर गिरती थी। सड़कें चौड़ी व समकोण पर काटती थी, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर। तो ये जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जल निकासी की उत्तम व्यवस्था की हुई थी, यानी जो नालियां बनी हुई थी बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई हुई थी। इसका एक मैप मैंने बनाया हुआ है बच्चों, इसके घर का, नालियों का, सड़कों का, जो मैं थोड़ा सा बताती हूँ। इसके जो घर थे उनके दरवाजे बिल्कुल मेन सड़क पर नहीं खुलते थे। जैसे ये चौड़ी सड़क होती थी और इसके दोनों ओर ऐसे प्लानिंग से ऐसे सड़कें बनाकर फिर उसके अंदर ऐसे गलियां बनी होती थी और जो घर बने होते थे अंदर उनके दरवाजे इस गली में खुलते थे और इन घरों में से जो नालियां निकलती थी वो इस गली में आकर गिरती थी। यहाँ से ये नालियां सड़क की नाली में आकर गिरती थी और ये सड़क की नालियां मेन जो सड़क होती थी उसमें उसके मेन हॉल में आकर गिरती थी। तो ये इस तरह से पूरी प्लानिंग से ये जो शहर बसाए जाते थे उस समय के। मोहनजोदड़ो भी ऐसे ही बना हुआ था। एक और विशेषता थी स्टूडेंट्स कि दरवाजे के सामने एक दीवार बनी होती थी। जो घर होता था उसके सामने ऐसे एक दीवार बना देते थे, यानी ये लोग एकांत प्रिय थे। इनको ये दीवार इसलिए बनाते थे ताकि दरवाजे के सामने से किसी को अंदर, घर के अंदर एकदम से न जो है घर का अंदर का जो हिस्सा था वो दिखाई ना दे। अब है मोहनजोदड़ो का जो घर था स्टूडेंट्स, उसका मैंने एक छोटा सा मैप आपको इधर बनाकर दिखाया है, वो किस तरह का बना होता था। स्टूडेंट्स, ये पूरा जैसे घर बना हुआ है, ये इसका मेन दरवाजा है स्टूडेंट्स। इसके सामने ये दीवार बनी हुई है और घर के अंदर जाने के बाद सीधा इस दीवार के पास से ऐसे रास्ता बना होता था और इसके अंदर एक ये खुला आंगन होता था जो कि थोड़ा नीचा होता था। ये आंगन होता था जो कच्चा होता था। इसके चारों ओर स्टूडेंट्स 4 या 5 या 6-7 कमरे भी होते थे, यानी 4-5 तो आमतौर पर बनाए जाते थे। और आंगन के बीच में स्टूडेंट्स यहाँ पर सभी घरों में लगभग बाथरूम होता था, स्नानागार, कुआं होता था और उसी के पास रसोई घर बना होता था। यानी ये चीजें आंगन में ही बनी होती थी सभी घरों में। और यहाँ से जो जल निकासी थी, ये जो नाली थी, ये ऐसे दीवार के साथ साथ बाहर जो गली होती थी उसकी नाली में जाकर गिरती थी। तो स्टूडेंट्स, इन्होंने घर को इस तरह से बनाया हुआ था, यानी एकांतता का विषय, ये एकांत प्रिय थे।
5 से 6 तक कमरे इनके घरों में बने होते थे। घर के अंदर कुआं होता था। कच्चा हुआ घर से नीचा आंगन होता था। जो ये आंगन होता था कच्चा होता था और घर से नीचा होता था। लगभग दिन में जो महिलाएं काम करती थी वो शायद इस आंगन में बैठकर करती थी। आंगन में बाथरूम यानी स्नानागार होता था, रसोई घर व कुआं होता था। तो स्टूडेंट्स ये थी घर की कुछ विशेषताएं। अब वहाँ से स्टूडेंट्स एक विशाल स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से। इसकी कुछ अलग विशेषताएं मैं आपको बताती हूँ। ये बहुत बड़ा स्नानागार है जिसकी लंबाई है लगभग 180 फुट, चौड़ाई है 108 फुट। और इस स्नानागार के बीच में एक तालाब बना हुआ था जो शायद सार्वजनिक जो है समारोह जब होते होंगे वो उनके नहाने के काम आता था। यानी कोई भी सार्वजनिक समारोह होता था तो ये जो है वो स्थल था जहाँ पे लोग इकट्ठे होकर यहाँ पर नहाने के लिए आते होंगे। तो ये इसकी लंबाई थी इस पूरे जो है स्नानागार की 180 फुट और इसकी चौड़ाई थी 108 फुट। और इसके अंदर का जो ये तालाब है स्टूडेंट, इसकी लंबाई थी 39 फुट और इसकी चौड़ाई थी 23 फुट। इस तालाब में उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां नीचे तक गई हुई थी पानी के अंदर और इस तालाब की गहराई थी 8 फुट। स्टूडेंट्स इसमें एक नीचे नाली बनी हुई थी। जब भी ये पानी गंदा हो जाता था तो इस पानी को निकालने का काम ये करती थी। और पास में ही स्टूडेंट्स एक कुआं भी बना हुआ था यहाँ पर। जब भी ये तालाब खाली करते थे तो इस कुएं से पानी इसमें दोबारा भरा जाता था। और इसके आसपास कमरे भी बनाए हुए थे, शायद जैसे सार्वजनिक समारोह होते होंगे और नहाने के बाद वो कपड़े चेंज करने के काम यानी कपड़े बदलने के काम आते होंगे। यानी इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? इसकी लंबाई 180 फुट, स्नानागार की चौड़ाई 108 फुट, तालाब की लंबाई 39 फुट, चौड़ाई है इसकी 23 फुट, गहराई 8 फुट, ये आप लिख सकते हैं। इसके अंदर जो सीढ़ियाँ गई हुई थी वो उत्तर व दक्षिण दिशा में थी। ये जो तालाब बना हुआ था अंदर पक्की ईंटों से बना हुआ था और चूने से फर्श को पक्का किया हुआ था। ये इसका जो अंदर का फर्श था ताकि पानी अंदर नीचे न चला जाए। अशुद्ध पानी की निकासी के लिए नाली की व्यवस्था यहाँ पर की हुई थी। तालाब में पानी भरने के लिए कुआं बनाया हुआ था। स्टूडेंट्स तालाब के 3 तरफ स्तूप बने हुए थे। तालाब के 3 तरफ स्तूप बने हुए थे ऐसे। उत्तर में 8 कक्ष बने हुए थे। इसकी जो उत्तर दिशा थी यहाँ पर 8 कमरे बने हुए थे। विद्वानों के अनुसार स्नानागार और भवन का प्रयोग धार्मिक समारोह के लिए किया जाता था। तो ये था विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में जो मिला है और उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। अब है मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन मिला है जिसकी लंबाई लगभग जो है 69 मीटर है और चौड़ाई 23.5 मीटर है। और कहते हैं कि शायद पुरातत्वविदों के अनुसार ये एक सभा स्थल था या किसी उच्च अधिकारी या पुरोहित का निवास स्थान था। स्टूडेंट्स इसके बीच में 33 वर्ग फुट खुला आंगन है, 3 और बरामदे बने हुए हैं। तो ये एक विशाल भवन है। शायद ये कोई विशेष सभा यहाँ पे बुलाई जाती होगी विशेष अवसर पर। तो ये विशाल भवन वहाँ से मिला है। एक अन्नागार मिला है जो अनाज रखने का गोदाम होता है। स्टूडेंट्स स्नानागार के पास ही पश्चिम दिशा में ईंटों से बना हुआ जिसमें 27 खंड ब्लॉक्स बने हुए हैं जो स्नानागार के पास ही जो है मिला है पश्चिम में विशाल अन्नागार। इसकी लंबाई है स्टूडेंट्स 45.71 मीटर, चौड़ाई है 15.23 मीटर। और इसका जो निचला हिस्सा है बच्चों वो पक्की ईंटों का बना हुआ है जो बस वही बचा हुआ है अब। और इसकी छत पुरातत्वविदों के अनुसार शायद लकड़ी की थी जो अब नहीं बची हुई है, यानी लकड़ी की होने की वजह से वो शायद टूट गई है। स्टूडेंट्स अन्य वस्तुएं मोहनजोदड़ो से जो मिली हैं, मोहरे लगभग 1398, यानी यहाँ से सबसे ज़्यादा मोहरे मिली हैं। 700 कुएं यहाँ से मिले हैं। कांसे की नर्तकी की एक मूर्ति मिली है, तांबे व कांसे के बर्तन मिले हैं और मिट्टी की मूर्तियाँ भी यहाँ से मिली हैं। और इससे अलग मोहनजोदड़ो नगर की और अन्य जानकारी मैं बताती हूँ स्टूडेंट्स। जैसे शहर की 7 परतें मिली हैं, यानी ये शहर 7 बार बसा व 7 बार उजड़ा होगा। ये एक व्यापारिक नगर रहा होगा क्योंकि यहाँ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो व्यापारी रखते हैं। राजधानी नगर रहा होगा क्योंकि ये नगर जो है अब तक के पाए गए नगरों में सबसे बड़ा है और पुरातत्वविदों के अनुसार शायद ये राजधानी नगर रहा होगा। यहाँ से एक स्वास्तिक का निशान मिला है। यहाँ से प्रथम सड़क जो कि लगभग 30 फुट चौड़ी है निचले नगर में मिली है, जिसे हमारे पुरातत्वविद इस सड़क को राजपथ का नाम भी
देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने अलग से तुम्हें मोहनजोदड़ो नगर की विशेषताएं बताई हैं। इसका अगर अलग क्वेश्चन आता है तो आप इनको अलग से तैयार कर सकते हो। इस तरह मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक सुनियोजित, विशाल और विकसित नगर था। अब इसकी तीसरी जो साइट है बच्चों, तीसरी साइट इसकी चनहुदड़ो है। इसके बारे में स्थिति व इसकी खोजकर्ता कौन थे मैं बताने जा रही हूँ आपको। चनहुदड़ो सिंध नदी के बाएं तट पर मोहनजोदड़ो से दक्षिण पूर्व में लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, पाकिस्तान में ही। दूसरी इसकी जो विशेषता है स्टूडेंट्स, 1931 ईस्वी में चनहुदड़ो की खोज NG मजूमदार के द्वारा की गई थी और इसकी जो खुदाई है EJH मैके द्वारा यानी अर्नेस्ट मैके द्वारा इसकी खुदाई 1935 से 36 ईस्वी में उनके द्वारा भी इसका योगदान उनके द्वारा भी इसमें योगदान दिया गया। अब इस नगर की विशेषताएं स्टूडेंट्स क्या क्या है? जैसे नगर का दुर्गीकरण न होना, यानी एक ऐसा नगर था जिसका पश्चिमी शहर जो ऊंचे टीले पर बना हुआ था, इसका दुर्गीकरण नहीं किया हुआ था, यानी इसके चारों ओर सुरक्षित दीवार नहीं खींची हुई थी। पूर्वी शहर जो कि निचला हिस्सा था, दोनों ही एक जैसे थे। हाँ, ये जरूर था कि पश्चिमी शहर ऊंचे टीले पर बना हुआ था, लेकिन इसका दुर्गीकरण नहीं किया हुआ था। दूसरी विशेषता, नगर की 2 पत्ते मिली हैं, यानी ये शहर 2 बार बसा और उजड़ा होगा। तीसरी, शिल्प कला का केंद्र था, यानी चनहुदड़ो एक बहुत बड़ा केंद्र था शिल्प कला का, जहाँ से मनके बनाने का पूरा कारखाना यहाँ से मिला है। तांबे व कांसे से निर्मित औजार मिले हैं। मोहरों का उत्पादन केंद्र यहाँ से मिला है, यानी मोहरें यहाँ पर बहुत मात्रा में बनती होंगी। मिट्टी की बैलगाड़ी, हड्डियों की वस्तुएं, सिप्पी की चूड़ियाँ, अलग प्रकार का सिक्का एक यहाँ से मिला है जिस पर घड़ियाल व मछलियों के चित्र बने हैं। यानी ये जो सिक्का मिला है, ऐसा सिक्का कहीं से भी नहीं मिला। तो पुरातत्वविद ऐसा मानते हैं कि शायद यहाँ पर कोई विदेशी आया होगा और उसने ये सिक्का किसी सामान के बदले दिया होगा। एक और इस नगर की अलग विशेषता है कि यहाँ से स्पेशल वक्राकार ईंटें मिली हैं। गोलाई में जो ईंटें होती हैं वो मिली हैं, जो किसी और नगर से नहीं मिली हैं। अब है चनहुदड़ो की कुछ और स्पेशल विशेषताएं अलग से, जैसे श्रृंगार का सामान यहाँ से काफी मात्रा में मिला है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ सौंदर्य प्रसाधनशाला होगी, जो ब्यूटी पार्लर आजकल होते हैं वो उस समय वहाँ पर रही होगी, क्योंकि यहाँ से कंगा, लिपस्टिक, उस्तरा, काजल, ऐसी चीजें बहुत मात्रा में मिली हैं। इस शहर से मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियों का प्रयोग किया हुआ मिला है, जो किसी भी नगर में और नहीं मिला है। यानी जैसे प्लास्टिक की पाइप होती है, वैसे मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियाँ उस समय की मिली हैं। एक और चीज़ यहाँ से मिली है बच्चों, जैसे बिल्ली के पंजे के निशान और पीछे जाते हुए कुत्ते के पंजे के निशान एक जगह से मिले हैं। अब है सूत कागेन दौर, इसकी 4th साइट जो कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे पश्चिमी साइट्स भी मानी जाती है। इसकी स्थिति व खोजकर्ता, सूत कागेन दौर बलोचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, अरब सागर के तट पर कराची से 480 किलोमीटर दूर है। इसकी खोज 1931 ईस्वी में सर ओरल स्टाइन ने की थी। ये नगर भी 2 भागों में विभाजित था, पश्चिमी नगर और पूर्वी नगर। यहाँ एक बंदरगाह मिली है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ से बेबीलोन सभ्यता के साथ समुद्री व्यापार होता था, यानी जो कि मेसोपोटामिया की एक सभ्यता थी बेबीलोन, उसके साथ शायद यहाँ से व्यापार होता था। तीसरी इसकी विशेषता है, यह है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर है। अब 5वां जो इसका स्थल है बच्चों, वो है लोथल। लोथल गुजरात जिले में और एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइट है। लोथल गुजरात में अहमदाबाद से 60 मील की दूरी पर साबरमती तथा भोगवा नदी के संगम पर स्थित है। दूसरी इसकी विशेषता है, 1954 ईस्वी में SR राव ने इसकी खोज की थी। यह नगर भी 6 बार बसा हुआ उजड़ा होगा, ऐसी 6 परतें इसकी मिली हैं। ये नगर 3 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल स्टूडेंट्स, इसका एक साथ पूरे नगर का दुर्गीकरण किया गया, यानी ये इसकी अलग से एक विशेषता है लोथल शहर की। एक साथ पूरे नगर का दुर्गीकरण कैसे? जैसे पश्चिमी और पूर्वी दोनों नगरों को एक साथ ऐसे एक सुरक्षित दीवार से घेरा गया है। इस दीवार को परकोटा बोला जाता है। दूसरी इसकी विशेषता है अलग से कि ये विशाल बंदरगाह है। यहाँ से गोदीवाड़ा मिला है और ये जिसे डाक यार्ड भी बोला जाता है, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ से पश्चिमी एशिया से व्यापार होता था, यानी मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उस समय उसके साथ व्यापार होता था। यहाँ से मनके का कारखाना मिला है। जल प्रबंधन, बाढ़ से बचने के लिए पूरे नगर को एक चबूतरे पर बनाया गया था। यहाँ से अग्नि कुंड मिले हैं, रंगाई के कुंड मिले हैं,
चावल के साक्ष्य मिले हैं, जो कि अलग से एक विशेषता है इसकी। लोथल से हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। डाक यार्ड है, यानी विशाल बंदरगाह थी ये, और इसका एक साथ दुर्गीकरण किया गया था। ये इसकी अलग से 3 विशेषताएं हैं। एक तो ये है कि पूरे नगर का जो 2 भागों में बटा हुआ था, उसका पूरे नगर का एक साथ दुर्गीकरण, विशाल बंदरगाह, और यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं, यानी चावल के दाने मिले हैं। एक अन्नागार मिला है, मिट्टी की बनी हुई एक नाव मिली है, बाजार मिला है, सुमेरियन सभ्यता से संबंधित सोने के मनके मिले हैं, और एक कब्रिस्तान यहाँ से मिला है। तो ये थी स्टूडेंट्स लोथल नगर की विशेषताएं। अब हम जानेंगे रंगपुर जो नगर था उस समय, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी स्थिति और खोजकर्ता। रंगपुर गुजरात में लोथल से केवल 50 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है, और इसकी खोज SR राव ने 1957-58 में की थी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि बाढ़ के कारण लोथल नगर से भागकर लोगों ने रंगपुर बस्ती बसाई थी, यानी बार बार बाढ़ आने की वजह से लोथल नगर से आकर लोगों ने ये रंगपुर बस्ती बसाई थी। स्टूडेंट्स, ये भी 2 भागों में विभाजित नगर है, पश्चिमी नगर और पूर्वी नगर। यहाँ से भवन, नालियाँ, बर्तन, आभूषण हड़प्पा जैसे ही मिले हैं। अब है स्टूडेंट्स धोलावीरा। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, इसकी कुछ अलग विशेषताएं भी हैं। सबसे पहले इसकी स्थिति और खोजकर्ता के बारे में जानेंगे। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में बचाऊ जो तहसील है, बचाऊ तहसील में स्थित है। इसकी खोज 1967-68 ईस्वी में JP जोशी द्वारा की गई थी। धोला का मतलब है सफेद और वीरा मतलब कुआं, यानी इस धोलावीरा शब्द का अर्थ है सफेद कुआं। ऐसा माना जाता है कि टीले पर धोला कुआं यानी पुराना कुआं बना हुआ था, इसीलिए इस शहर का नाम धोलावीरा पड़ गया। धोलावीरा की कुछ अन्य विशेषताएं हैं। ये एक सबसे अलग शहर है जो कि 3 भागों में विभाजित था, यानी बाकी जो शहर थे हड़प्पा सभ्यता के वो सभी 2 भागों में विभाजित थे। केवल यही एकमात्र शहर है जो 3 भागों में बटा हुआ था। यानी इसका जो पश्चिमी शहर है वो पश्चिमी ही था, और एक जो बीच वाला शहर यानी 3 भाग जो थे, एक पश्चिमी शहर, दूसरा मध्यमा शहर और तीसरा था पूर्वी शहर। पश्चिमी जो ऊंचे टीले पर था, मध्यमा बीच में था, और पूर्वी शहर जो था वो निचला शहर था। यहाँ से घोड़े के अवशेष मिले हैं स्टूडेंट्स। वैसे तो ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े को नहीं जानते थे, यानी घोड़े के बारे में उनको ज्ञान नहीं था। तो यहाँ से जो अवशेष मिले हैं, 1-2 जगह से और मिले हैं, तो ऐसा माना जाता है कि शायद व्यापारी यहाँ पर घोड़े लेकर आए होंगे और उन्हीं के वो अवशेष होंगे। और यहाँ से मनके बनाने की कार्यशालाएं मिली हैं। एक स्टेडियम मिला है बच्चों के खेलने का, नेवले की पत्थर की मूर्ति एक मिली है, और एक इसकी अलग विशेषता है, यहाँ एक विशाल जलाशय मिला है। धोलावीरा से विशाल तालाब मिला है, शायद ये जल संग्रहण के काम में आता होगा, यानी यहाँ जल की कमी होगी क्योंकि जो कच्छ है ये एक सूखा इलाका है, और इस विशाल तालाब को लोग भर लेते होंगे और उसका पानी यूज करते होंगे। यहाँ से एक अभिलेख भी मिला है। तो स्टूडेंट्स की जो अलग से विशेषता है वो है, एक तो ये शहर 3 भागों में बटा हुआ था, और यहाँ से एक विशाल जलाशय मिला है। अब है स्टूडेंट्स कालीबंगन की विशेषताएं, जो कि 8वीं साइट है। कालीबंगन की स्थिति और खोजकर्ता। कालीबंगन राजस्थान प्रांत के जिला गंगानगर में घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जिसकी खोज 1960 ईस्वी में बीबी लाल तथा BK थापर के नेतृत्व में की गई थी। कालीबंगन का अर्थ है स्टूडेंट्स काले रंग की चूड़ियाँ, और यहाँ पे माना जाता है कि काले रंग की चूड़ियाँ बहुत बनती थी, इसीलिए इसका नाम कालीबंगन पड़ गया। इस नगर की खोज 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा ही इसकी घोषणा कर दी गई थी, और 1960 में बीबी लाल व BK द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। यानी इस नगर की जो शुरुआत थी वो अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी, और उसकी खुदाई बीबी लाल व BK थापर के द्वारा 1960 में की गई थी। कालीबंगन की एक अलग से विशेषता है, शहर अलग अलग दुर्गीकृत किया हुआ था, यानी ये शहर ऐसा था जिसके दोनों हिस्सों के चारों ओर सुरक्षित दीवार बनाई गई थी, परकोटा बनाया गया था इसकी सुरक्षा के लिए, पूर्वी शहर के चारों ओर भी और पश्चिमी शहर के चारों ओर भी। यहाँ से बच्चों हल द्वारा जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। एक तो इसके दोनों हिस्सों को दुर्गीकृत किया गया था, दूसरा यहाँ से हल द्वारा जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। ये इस शहर की अलग विशेषताएं हैं। चूड़ियाँ मिली हैं सिप्पी की बनी हुई, अग्निकुंड व वेदिकाएं मिली हैं, और पुरातत्वविदों को यहाँ से भूकंप के प्रमाण भी मिले हैं कि यहाँ भूकंप कोई आया होगा। लिंग पूजा का साक्ष्य यहाँ से मिला है, छोटा लिंग मिला है यहाँ से,
गोमेद तथा स्फटिक के बर्तन मिले हैं, आभूषण और खिलौने मिले हैं, जो सभी हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। अगली जो साइट है स्टूडेंट्स वो है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी की स्थिति और खोजकर्ता थे। राखी गढ़ी घग्गर नदी के तट पर हरियाणा में हिसार जिले में स्थित है। राखी गढ़ी घग्गर नदी जो सूख चुकी है हरियाणा के, जो कि जिसके साथ इसके घग्गर नदी में जो सरस्वती नदी पहले बहती थी यहाँ से, वो आकर मिलती थी। सरस्वती नदी अब सूख चुकी है, तो इसके आसपास बहुत सारी साइट्स मिली हैं। उनमें से एक राखी गढ़ी भी है जो कि हरियाणा में हिसार जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज सूरजभान के द्वारा की गई थी 1969 ईस्वी में और इसका क्षेत्रफल है 80 से 105 हेक्टेयर तक। ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सबसे बड़ा स्थल है और राखी गढ़ी भारत में सबसे बड़ा स्थल है धोलावीरा के बाद। इसकी कुछ विशेषताएं हैं अलग से, जैसे भारत में स्थित हड़प्पा स्थल का सबसे बड़ा स्थल धोलावीरा के बाद राखी गढ़ी ही है। यह भी 2 भागों में विभाजित है, पश्चिमी शहर और पूर्वी शहर। अन्य जो शहर है उनकी तरह ही यहाँ से ताम्र उपकरण मिले हैं, यानी तांबे के उपकरण मिले हैं। मातृ देवी अंकित एक लघु मुद्रा मिली है। लोगों के आने जाने के मार्ग यानी सड़क मिली है। जल निकासी प्रणाली यहाँ की बहुत अच्छी मिली है। बारिश का पानी एकत्र करने वाला एक विशाल स्थल मिला है। कांसे सहित कई धातुओं की बनी हुई वस्तुएं मिली हैं। एक यहाँ से दुर्ग प्राचीर यानी किले की दीवार मिली है। अन्नागार, स्तंभ युक्त मंडप, इसके चारों ओर स्तंभ बने हुए हैं। कोठरियां बनी हुई हैं जिसमें शायद हवन किया जाता होगा। ऊंचे चबूतरे पर बनी हुई वेदिकाएं यहाँ से मिली हैं। यानी राखी गढ़ी से हमें अलग से क्या मिला है, दुर्ग प्राचीर मिली है, ताम्र उपकरण मिले हैं और यहाँ से एक मंडप, स्तंभों से बना हुआ मंडप मिला है। ऊंचे चबूतरे पर अग्नि वेदिकाएं मिली हैं और ये जो है एक विशाल स्थल है भारत में धोलावीरा के बाद। अब है स्टूडेंट्स बनावली। बनावली हरियाणा में ही स्थित है, फतेहाबाद जिले में सरस्वती नदी के तट पर, जो कि सूख चुकी है। सरस्वती नदी के आसपास बहुत सारे स्थल मिले हैं, उनमें से एक बनावली भी है। इस नगर की खोज 1973 ईस्वी में R.S. बिष्ट ने की थी। इस नगर से पूर्व हड़प्पा तथा उत्तर हड़प्पा नगरीय काल की वस्तुएं मिली हैं। यानी इस नगर से जो वस्तुएं मिली हैं वो हड़प्पा से पहले की और हड़प्पा कालीन और बाद में जब इसका पतन हो गया था तब की भी यहाँ से बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं। इसकी अन्य विशेषताएं हैं, ये नगर मोहनजोदड़ो की तरह सुनियोजित बना हुआ था, 2 भागों में विभाजित था। पश्चिमी नगर और पूर्वी नगर। पश्चिमी नगर दुर्गीकृत किया हुआ था। यहाँ से अलग जो चीजें मिली हैं वो हैं स्वर्ण पटित सोने की बनी हुई मिट्टी के मनके, मछली पकड़ने का कांटा और यहाँ से एक मिट्टी का हल मिला है। एक मिट्टी का हल यानी खिलौने के रूप में यहाँ से मिला है। और बनावली की कुछ अन्य विशेषताएं हैं, हड़प्पा संस्कृति के बर्तन, आभूषण, खिलौने, मोहरे, कुछ उपकरण और अन्य वस्तुएं जो सभी हड़प्पा सभ्यता से मेल खाती हैं वो मिली है। अब अगली जो साइट है इसकी स्टूडेंट वो है मित्ताथल। ये भी हरियाणा में ही स्थित है। इसकी स्थिति है हरियाणा के भिवानी जिले में सरस्वती नदी के किनारे। इस नगर की खोज 1968 ईस्वी में सूरजभान के द्वारा की गई थी। यह भी एक सुनियोजित नगर था, 2 भागों में विभाजित था, पश्चिमी नगर और पूर्वी नगर। पश्चिमी नगर यानी ऊंचा नगर, दुर्गीकृत नगर, और पूर्वी नगर, निचला नगर। यहाँ से सड़कें, गलियाँ, खिलौने, मूर्तियाँ, आभूषण जो कि हड़प्पा संस्कृति के अनुरूप ही मिले हैं। 12वीं साइट से स्टूडेंट जिसकी मेन साइट है वो है मांडा। मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित है। इस नगर की खोज JP जोशी ने 1976 और 77 ईस्वी में की थी। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है। स्टूडेंट इसकी कुछ अन्य विशेषताएं हैं, जैसे ये नगर 2 भागों में विभाजित नगर है। एक है पश्चिमी शहर जो दुर्गीकृत शहर है, दूसरा है पूर्वी शहर जो कि निचला शहर है, जैसे अन्य हड़प्पा सभ्यता के शहर थे। यहाँ से जो चीजें मिली हैं बच्चों, 2 मुखी पिन, चक्की, पत्थर, मुसल इत्यादि यहाँ से मिले हैं और कुछ अन्य हड़प्पा कालीन सभ्यता से मिलती जुलती वस्तुएं भी मिली हैं। अब है बच्चों आलमगीरपुर जो कि 13वीं साइट है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है। इस नगर की खोज 1958 ईस्वी में Y.D. शर्मा ने की थी। Y.D. शर्मा यानी यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। तीसरी विशेषता है यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है, पूर्व की ओर यह लास्ट स्थल है। यह स्थल 2 भागों में विभाजित नगर है, जैसे अन्य नगर थे, एक पश्चिमी नगर और पूर्वी नगर। यहाँ से आभूषण, मूर्तियाँ, बर्तन, भवन इत्यादि हड़प्पा सभ्यता जैसे ही मिले हैं।
अब इसका 14वां जो साइट है बच्चों संघोल, जो कि पूर्वी पंजाब भारत में स्थित है, लुधियाना जिले में, पंजाब के लुधियाना जिले में स्थित है। दूसरा संघोल सतलुज नदी के किनारे स्थित है। इस नगर की खोज 1968 ईस्वी में एस तलवार और RS बिष्ट ने की थी। इस नगर के चारों ओर एक बहुत बड़ी खाई मिली है जो सदा जल से भरी रहती थी। ऐसा इस नगर की सुरक्षा के लिए किया गया था, ऐसा पुरातत्वविदों का मानना है। यह नगर भी 2 भागों में विभाजित है, पश्चिमी नगर और पूर्वी नगर। पश्चिमी नगर दुर्गीकृत किया हुआ था। तीसरी इसकी जो विशेषता है, यह नगर 6 बार बसा या उजड़ा होगा क्योंकि इसकी 6 परतें मिली हैं। यहाँ से बर्तन व मूर्तियाँ हड़प्पा जैसी ही मिली हैं। अब है स्टूडेंट्स कुछ अन्य स्थल आप याद कर सकते हैं जो कि वो भी थोड़े महत्वपूर्ण हैं, इतने ज़्यादा नहीं हैं। जैसे बालाकोट बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, यहाँ से शंख मिले हैं। दूसरा है आमरी व कोट दीजी, ये पुराने स्थल हैं जो कि सिंध जिले में हैं। नागेश्वर गुजरात में है, यहाँ से शंख प्राप्त हुए हैं। सोर्त घई अफगानिस्तान में है, यहाँ से कीमती लाजवर्द मणि या नीलम जो धातु होती है वो यहाँ से आयात की जाती थी। फोर्थ आप याद कर सकते हो बड़े गांव व अंबरखेड़ी जो कि उत्तर प्रदेश में है। डाबरकोट व शाही टप जो कि बलोचिस्तान में है। रोजदी भगतराव और सोमनाथ जो कि गुजरात में है। सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ का रण में है, जो कि यहाँ से क्योंकि यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं और बर्तन मिले हैं। तो ये कुछ अन्य स्थल थे बच्चों, आप इनको भी याद कर सकते हैं। और ये होगी आपकी मेन साइट्स कौन कौन सी थी, उनकी क्या विशेषताएं थी।